गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रेम सर। इम्तहान टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 5 है ये, और आज इसका एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारणों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, रहन सहन की निम्न दशा, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा और अनुकूल जलवायु। ये चारों प्रवास को प्रभावित करते हैं। प्रवास यानी माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना। बिहार से मजदूर प्लान कर जाते हैं दिल्ली और बम्बे, नहीं, क्योंकि वहां रहने सहने की व्यवस्था क्या है, ज्यादा है, रोजगार के अवसर भी क्या है, ज्यादा है। सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन, गांव से शहर आते हैं, किस लिए? क्योंकि गांव में सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन ज्यादा होता है, शहरों में आर्थिक सामाजिक विकास क्या होता है, ज्यादा होता है। जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, जहां युद्ध होते हैं वहां न जीवन बचता है न संपत्ति बचती है, तो लोग वहां से भाग जाना चाहते हैं। अनुकूल जलवायु, गंगा के मैदानी इलाकों में लोग ज्यादा रहते हैं, रेगिस्तान में लोग कम रहते हैं, क्योंकि वहां जलवायु अनुकूल नहीं होती है, न खेती के लिए न रहने के लिए। तो ये चारों कारक प्रवास को प्रभावित करते हैं। तो फिर विकल्पों में दो का चयन क्यों करना है? पूछ रहा है इन सभी कारकों में प्रतिकर्षक कारक कौन सा है। क्या पूछ रहा है? प्रतिकर्षक कारक कौन सा है। इसका सही जवाब क्या है? ए, 1 और 2। प्रवास के कारकों को दो भागों में बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रवास के कारकों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं पुश, एक को बोलते हैं पुल। पुश मतलब धक्का देना, भाग यहां से। तो जो भाग यहां से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिकर्षक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रतिकर्षक भी बोलते हैं। और दूसरा फैक्टर होता है पुल फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या होता है? पुल फैक्टर। और पुल फैक्टर को बोलते हैं अपकर्षक। तो आप एनसीईआरटी का जब मानव भूगोल पढ़िएगा तो उसमें दिया हुआ है प्रतिकर्षक कारक कौन है, अपकर्षक कारक कौन है। नहीं, तो पुल मतलब खींचना, अपनी तरफ खींचता है। क्या? बेहतर रोजगार के अवसर, उच्च जीवन स्तर, शांति, सुरक्षा, अनुकूल जलवायु। कोई दिक्कत? तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्षक कारक कौन है, न कि अपकर्षक। कोई दिक्कत? तो प्रवास को सभी प्रभावित करते हैं, बट ये सभी को दो भागों में बांट सकते हैं, प्रतिकर्षक और अपकर्षक, यानी पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। नहीं, ये सब क्या है? पुश फैक्टर है, जो धक्का देता है, भाग यहां से। और ये जो नीचे वाला दोनों है वो क्या है? पुल फैक्टर है, खींचता है लोगों को अपनी तरफ। क्या हुआ? जिसको अपकर्षक फैक्टर के नाम से क्या हुआ? अपकर्षक कारक के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? तो ये चारों सही है, लेकिन चारों सही में से दो छांटना है। क्यों? क्या कारण पूछ रहा है? प्रतिकर्षक कारक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रतिकर्षक कारक। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इसका आंसर क्या है? ए है, 1 और 2। प्रवास को दो चीजें प्रभावित करता है, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश मतलब प्रतिकर्षक, पुल मतलब अपकर्षक। तो जहां पे रोजगार की संख्या कम हो, वार की स्थिति हो, बाढ़ और सूखा की स्थिति ज्यादा हो, कहते नेचुरल डिजास्टर की संभावना ज्यादा हो, तो वहां से लोग भाग जाते हैं सुरक्षित इलाकों में, जहां जीवन स्तर बेहतर हो, रोजगार के अधिक अवसर हो, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था है और सुरक्षा भी। हम सब अपना गांव छोड़ के शहर और शहर छोड़ के पटना में क्यों है? बेहतर एजुकेशन। जो लोग दिल्ली जाते हैं बेहतर एजुकेशन में, फिर वहीं सेटल भी हो जाते हैं। कुछ मेरी तरह होते हैं जो वापस भी आते हैं। ये मारा हुआ प्राणी का काम है, ठीक है ना? क्यों? दिल्ली में व्यवस्था ज्यादा है, तो दिल्ली की तरफ लोग खींचे जाते हैं, किसके कारण? पुल फैक्टर के कारण। एक छोटा सा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या है? बी, विश्वविद्यालय अध्यापन। संगणक विनिर्माण, कागज और कच्ची लुगदी निर्माण, पुस्तकों का मुद्रण, तो ये दोनों द्वितीय क्षेत्र हैं। और ये भी क्या है? द्वितीय क्षेत्र। ये फैक्ट्रियों में निर्मित होता है। ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अब 3 भागों से आगे चल के अब अर्थव्यवस्था को 5 भागों में बांटा जा रहा है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। तो जो विश्वविद्यालय अध्ययन है वो क्या है? चतुर्थक सेक्टर में आता है।
संगणक भी निर्माण, संगणक मतलब कंप्यूटर निर्माण, तो कंप्यूटर कहाँ बनता है? फैक्ट्रियों में। कागज और लुगदी कहाँ बनता है? फैक्ट्रियों में। और पुस्तकों का निर्माण कहाँ होता है? मुद्रण, प्रिंटिंग प्रेस में होता है। तो ये दोनों क्या है? द्वितीयक क्षेत्र में। जो काम फैक्ट्री में होता है ना, उसको हम लोग द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। और पुस्तक का मुद्रण यानी प्रिंटिंग प्रेस क्या हो सकता है आपका? हाँ, प्रिंटिंग प्रेस आप सेवा क्षेत्र में भी रख सकते हैं और द्वितीयक क्षेत्र में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो चतुर्थ सेक्टर किसका है? अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को। क्या हुआ? अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को। बेसिक बुक में आपने पढ़ा होगा कि अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब इससे आगे चल के चतुर्थक और पंचम भी है। क्या है? पंचम भी है। एकदम सामान्य सा सवाल है, लूसेंट में भी दिया हुआ है अर्थव्यवस्था की गतिविधियां। जैसे मैंने कहा, इसका आंसर क्या है? बी है। टू का आंसर क्या है? बी है। 5 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। पहला प्राइमरी सेक्टर है, तो माइनिंग है, एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, नहीं और खेती बाड़ी सब होता है। सेकेंडरी सेक्टर ऑटोमोटिव है, कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, फूड प्रोसेसिंग है एंड क्राफ्ट है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलते हैं? जो प्रकृति में मिलता है, जैसे कृषि हो गया, खनन हो गया, मछली पालन हो गया, वानिकी हो गया। इनको जब फैक्ट्री में ले जाके फिर से बनाते, उसका प्राइस बढ़ा देते हैं, तो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। और प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट देने के लिए जो गतिविधियां हैं, उनको टर्सरी क्षेत्र बोलते हैं। जैसे एजुकेशन, नहीं, जैसे बैंकिंग, जैसे बीमा, जैसे ट्रांसपोर्ट इत्यादि। और इसमें जो अच्छा आमदनी और गुणवत्ता वाला, रिस्पेक्ट वाला जॉब है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्थक या क्वार्टरनरली बोलते हैं। इसमें भी से जो बेहतर है, जो निर्णायक छवि डालता है, नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूनरी जाते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों? जैसे एनजीओ। इस एनजीओ का नाम बताइए। सबसे बढ़िया सुलभ शौचालय वाला नहीं है, पूरे देश में शौचालय की व्यवस्था अपना उपलब्ध कराती है। शिक्षा हो जाएगा, परामर्श हो जाएगा। और विश्वविद्यालय अधिनियम भी क्या है? चतुर्थक क्षेत्र का भाग है। क्या है? चतुर्थक क्षेत्र का भाग है। तीसरा सवाल है, महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? महामार्ग मतलब क्या हुआ? हाईवे, नेशनल हाईवे। पार महाद्वीपीय, पार महाद्वीपीय का मतलब क्या हुआ? महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर में। कहा जाता है? एक छोर से दूसरे छोर में। आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि दुनिया में कितने महाद्वीप या कॉन्टिनेंट हैं? क्या है? कॉन्टिनेंट है। तो इसमें से सही जवाब क्या है कि स्टुअर्ट महामार्ग किन के बीच से गुजरता है? तो किन के बीच से? डार्विन और मेलबोर्न के। और डार्विन और मेलबोर्न शहर किस महाद्वीप में है? बताइए। ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप का भी नाम है और एक देश का भी नाम है। क्या है? एक महाद्वीप का भी नाम है और एक देश का भी नाम है। तो पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किन के बीच है? तो डार्विन और मेलबोर्न के बीच है। जो महाद्वीपों के एक छोर से दूसरे छोर पे जाता है, एक छोर से दूसरे छोर पे जाता है। कहाँ? उत्तर से दक्षिण। ये डार्विन है और ये क्या है? मेलबोर्न है। इसके बीच से जो रास्ता जाता है वो रेगिस्तान है। क्या है? रेगिस्तान है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, एक बड़ा देश है, लेकिन ये सिर्फ किनारे वाले भाग ही क्या हुआ? रहने के लायक और खेती बाड़ी के लायक है। बीच वाला भाग रेगिस्तान है और माइनिंग के काम आता है। क्या हुआ? माइनिंग के काम आता है। तो स्टुअर्ट महामार्ग कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख राजमार्ग है, डार्विन से पोर्ट अगस्ता। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्थ में डार्विन है और साउथ में क्या है? पोर्ट अगस्ता है। और इसी पोर्ट अगस्ता के बीच क्या है? मेलबोर्न है। क्या है? मेलबोर्न है। और इसकी लंबाई कितनी है? 2720 किलोमीटर। कितनी है लंबाई? 2720 किलोमीटर। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि स्टुअर्ट महामार्ग किनके बीच है? तो स्टुअर्ट महामार्ग किनके बीच है? डार्विन और मेलबोर्न। डार्विन का है? महाद्वीप के उत्तर में है और मेलबोर्न का है? दक्षिण में। और ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया। कोई दिक्कत नहीं ना? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पतन का यानी पोर्ट का प्रकार है? तो पहला क्वेश्चन क्या? अदल, होनोलुलु तथा सिंगापुर किस प्रकार के
पतन के उदाहरण है, तैल पतन है, पॉकेट पतन है, मार्ग पतन है कि नौसेना पतन है। जिसका सही जवाब क्या है? मार्ग पतन है, यानी आंसर क्या है? बी। तो एयरपोर्ट भी कई प्रकार, माफ करना, पोर्ट भी कई प्रकार के होते हैं। पोर्ट मतलब यानी पतन मतलब क्या होता है? जहां समुद्री जहाज आते हैं, माल उतारते हैं, माल लाते हैं और उनको क्या हुआ, ले जाते हैं। तो जो पतन है, जो पोर्ट है, उसको भी कई प्रकार में बांट सकते हैं। टैल पतन, पॉकेट पतन, मार्ग पतन और नौसेना पतन। तो सिंगापुर कौन सा पतन है? मार्ग पतन। मार्ग पतन यानी वे पोर्ट्स का मतलब क्या होगा? जो काफी महत्वपूर्ण रूट है ना, जैसे कि मान लीजिए मैं मोतिहारी में हूं, तो मोतिहारी से पटना जाना है या पटना से आप दिल्ली जा रहे हैं, तो बीच वाला रास्ता कौन, बीच वाला जगह क्या हो सकता था? लखनऊ। तो लखनऊ क्या है? मार्ग पतन या वे पोर्ट। हम वहां जाएंगे नहीं, यहाँ से दिल्ली जाने में यदि 12-16 घंटा लगता है तो 8 घंटे का समय लखनऊ जाने में लगेगा। तो लखनऊ जाके स्टे कर जाएंगे और फिर लखनऊ से एक दिन के बाद सुबह में क्या करेंगे? दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो बीच रास्ते में रुक जाएंगे। क्या कर जाएंगे? बीच रास्ते में रुक जाएंगे। कोई दिक्कत? तो ध्यान रखिएगा, अदन, होनोलुलु और सिंगापुर किस प्रकार का पतन है? तो कौन सा पतन है? मार्ग पतन। तो तेल पतन किसे कहते हैं? यहाँ पे देखिए, आप इस इमेज को गौर से देखिए। इस इमेज को देखिएगा तो क्या तेल टैंकर है और यहाँ से इस तरह से व्यवस्था किया गया है कि जो तेल ले जाने वाले जो पानी के जहाज है उनमें फटाफट तेल क्या करे, भर दे। और यहाँ पे तेल कैसे आएगा? पाइपलाइन के द्वारा। इस देश के पाइपलाइन के द्वारा रिफाइनरी से यहाँ पे आएगा, इनको इन टैंकरों में भर देंगे और फिर यहाँ से पानी के जहाज से क्या होगा, भेज देंगे। क्या भी करेंगे? भेज देंगे। दूसरा मार्ग पतन, ये सिंगापुर पोर्ट है। देखिए क्या है? सिंगापुर पोर्ट। यूरोप और दक्षिण एशिया, यूरोप और पूर्वी एशिया या पश्चिम और पूर्वी एशिया के बीच में जो वे पोर्ट है वो क्या है? सिंगापुर है। क्या है? सिंगापुर है। जो समुद्री मार्ग पे विश्राम और वाणिज्यिक केंद्र होते हैं, जैसे अदन, होनोलुलु और सिंगापुर। एक होता है पॉकेट स्टेशन, छोटे समुद्री मार्ग पर डाक और यात्री सेवाओं के लिए। नहीं, एक होता है आंतरिक यानी इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट मतलब विभिन्न देशों से वस्तुएं जमा करने का केंद्र, जैसे सिंगापुर। तो सिंगापुर आसपास के कई सारे देशों से क्या हुआ, माल अपने यहाँ मंगाता है और वहां से कई सारा पानी का जहाज दुनिया के विभिन्न देशों में जाता है तो वहां आता है, फिर वहां से क्या हुआ, चलाता। मलेशिया अपने कई चीजों का निर्यात जो है वो सिंगापुर से करता है। क्या करता है? सिंगापुर। एक और पतन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेवल पोर्ट। क्या बोलते हैं? नेवल पोर्ट। तो नेवल पोर्ट क्या है? जहां वारशिप होता है। क्या हुआ? वारशिप की व्यवस्था होती है। कोई दिक्कत? तो पोर्ट के भी कई प्रकार के होते हैं। पोर्ट मतलब बंदरगाह। पोर्ट मतलब क्या होता है? बंदरगाह। अगला एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाभिकीय ऊर्जा योजनाएं, निम्नलिखित नाभिकीय ऊर्जा योजनाएं और उनसे संबंधित राज्य का सही मिलान करें। यानी ये क्या है? परमाणु बिजली घर है और ये क्या है? राज्य का नाम है और मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। तारापुर का है, रावत भाटा का है, कल्पगम का है और नरोरा का है। तो नरोरा परमाणु बिजली घर कहाँ है? यूपी में है। क्या है? यूपी में। और तारापुर कहाँ होगा? महाराष्ट्र में। और रावत भाटा कहाँ होगा? राजस्थान में। और कल्पकम कहाँ होगा? तमिलनाडु में। तो ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर, वो क्या कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा घर यानी परमाणु बिजली घर और राज्य, इन दोनों का क्या करना है? मिलान करना है। इसका सही जवाब क्या है? बी। बी फॉर बॉय। तब ए का मतलब क्या होता है? 3, यानी तारापुर का है महाराष्ट्र में। बी का क्या है? 1, रावतपुर का है राजस्थान में। सी का 2 यानी कल्पकम का है तमिलनाडु में। और डी का 4 यानी नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कोई दिक्कत? जो परमाणु बिजली घर है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु बिजली घर जो अभी हमारे यहाँ चल रहा है दुनिया में, जो वाणिज्यिक स्तर पे कमर्शियल बेस पे जो चल रहा है, उसको कौन सा सिद्धांत है? नाभिकीय विखंडन। तो परमाणु बिजली घरों को हम लोग किस सिद्धांत पर आधारते हैं? नाभिकीय विखंडन पे, यानी छोटे परमाणुओं पे न्यूट्रॉनों की बमबारिंग कराई जाती है और वो टूटता है और टूटने से ढेर सारा आग और विकिरण का उत्पत्ति करता है। कोई दिक्कत? तो अपने आप में एक और सवाल हो सकता है कि नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं या नाभिकीय विद्युत उत्पादन केंद्र
किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? तो किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? नाभिकीय विखंडन पे। किस पे? नाभिकीय विखंडन पे। तो नाभिकीय विखंडन पे क्या होता है? यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं। क्या करते हैं? यूरेनियम 235 पे न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं, जिससे वो टूटता है और टूटने के बाद ढेर सारा आग निकलता है और न्यूट्रॉन भी निकलता है। ये न्यूट्रॉन फिर आगे चल के यूरेनियम 235 को तोड़ते हैं और ये एक क्या बोलते हैं, लगातार चलने वाली प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। कोई दिक्कत? एक दूसरा तरीका दुनिया भर के देश ढूंढ रहे हैं कि परमाणु बिजली घरों को नाभिकीय विखंडन की जगह पे नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे क्या हुआ? आधारित हो। तो जब नाभिकीय संलयन का मतलब होता है दो हल्के परमाणुओं को मिला के एक कर देना, और नाभिकीय विखंडन का मतलब क्या होता है? एक को तोड़ देना। नहीं, एक हल्के को तोड़ देना। और नाभिकीय संलयन का मतलब होता है दो हल्के परमाणुओं को जोड़ के बिजली पैदा करना, आग पैदा करना। तो दिक्कत? तो नाभ अभी जो परमाणु बिजली घर है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पे। दुनिया किसकी खोज कर रही है? नाभिकीय संलयन पे। आप हमें कमेंट कर सकते हैं उस वैश्विक प्रयास का नाम क्या है, और वो वैश्विक प्रयास किस देश में हो रहा है जहां नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित परमाणु बिजली घरों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? ध्यान रखिएगा, चाहे वो परमाणु बिजली घर हो, चाहे थर्मल पावर प्लांट हो, नहीं, चाहे हाइड्रो पावर हो, चाहे विंड एनर्जी हो, इन सभी के द्वारा फाइनली क्या घुमाते हैं? डायनेमो घुमाते हैं। क्या घुमाते हैं? डायनेमो घुमाते हैं। और डायनेमो घुमाने से क्या होता है? बिजली बनती है, विद्युत का उत्पादन होता है। आपसे ये भी सवाल हो सकता है कि डायनेमो क्या करता है? तो डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है। क्या करता है? ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार, मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम कितने दिन काम करता है? यानी पूछ रहा है कि मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं, या मुख्य श्रमिक को कम से कम एक साल में कितने दिन का काम मिलना चाहिए? तो कितने दिन का काम मिलना चाहिए? कम से कम 183 दिन का। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक उसे कहते हैं जिसे कम से कम एक साल में 183 दिन का क्या हो? काम मिले। मानक श्रमिक के अलावा एक सीमांत श्रमिक का भी क्या है? वर्गीकरण है। और सीमांत श्रमिक किसको बोलेंगे? जो 183 दिनों से कम काम करता है। कम काम करता है इसका मतलब नहीं कि वो काम नहीं करना चाहता है, काम ही नहीं मिलता है। क्या मिलता है? काम ही। तो आपके पास एक शब्द, एक वर्ड हो गया 183 दिन। क्या हुआ? 183 दिन का काम। तो 183 दिन का काम से अधिक काम मुख्य श्रमिक, और उससे कम काम करने वाले को या कम जिनको काम मिलता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सीमांत श्रमिक या मार्जिनल वर्कर और मेन वर्कर। कोई दिक्कत नहीं। 7 नंबर सवाल है, कृषि योग्य भूमि है। क्या हुआ? कृषि योग्य भूमि है जो एक वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय तक कृषि रहित रहती है। कृषि रहित मतलब उसमें खेती नहीं की जाती है, रहित मतलब बिना होता है। उसे क्या कहते हैं? अब ये जो टेस्ट सीरीज है ना, कुछ ज्यादा ही टफ है, बट आप इस टेस्ट सीरीज पे कंफर्ट जोन के अंदर हैं आप, तो आपका पीटी का रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको ये भी बताता है कि बुक जो आप पढ़ते हैं तो बुक को पढ़ते समय कितनी बातों को ध्यान में रखा जाता है। आपके आसपास कई सारे लोग मिल जाएंगे जो लगातार 3 बार से 2-2 नंबर से या 1-1 नंबर से फेल कर रहे हैं। आखिर वो 1 साल पढ़े हैं और या 3 साल पढ़ के एग्जाम दे रहे हैं, फिर फेल कर गए, अगले साल फिर पढ़ रहे हैं और फिर क्या हुआ? फेल कर जा रहे हैं 2 नंबर से। क्यों? उन्होंने अपने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस नहीं किया है कि बुक को पढ़ते समय कितना डेप्थ को स्वीकार करना है। अगर इतना डेप्थ है आपको तो आपका रिजल्ट क्या है? पक्का है। इसका सही जवाब क्या है? सी का मतलब कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। क्या हुआ? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं
जिस पे 1 वर्ष से अधिक और 5 साल से कम तक खेती नहीं करते हैं, उसके बाद खेती हो सकता है, यानी यह भूमि उतनी भी उपजाऊ नहीं है। वैसे कृषि भूमि के क्या है, 5 प्रकार है। क्या है, 5 प्रकार है। आप टेलीग्राम पे जाके इसका एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ फाइल क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, चाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। चाय एक रोपण कृषि है, सही तो है। रोपण कृषि का मतलब होता है, प्लांटेशन का मतलब होता है एक साल से अधिक समय तक उसे क्या किया जाए, उत्पादन प्राप्त किया जाए। यह उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों की देशज फसल है। अब उत्तरी चीन की है कि नहीं है, ये इसमें डाउट हो सकता है, बट पहाड़ी क्षेत्रों की फसल तो है ये। चाय ऐसी चीज है जिसको एक प्रेमिका चाहिए। क्या चाहिए, प्रेमिका चाहिए, बट वो प्रेमिका 10 मिनट से ज्यादा ना रहे। यानी चाय एक ऐसी फसल है जिसको पानी बहुत पसंद है। क्या है, जल काफी पसंद है, लेकिन जल उसकी जड़ों में नहीं लगना चाहिए, नहीं तो उसका जड़ क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसी स्थिति में पहाड़ी क्षेत्रों में जब बारिश होती है तो चाय के बागानों से चाय का जो ढलान है उससे बारिश का पानी एकदम ढुल के नीचे चला आता है, जड़ को पानी भी मिल जाता है और जड़ में क्या होगा, पानी भी जमा नहीं होता है। यानी चाय की फसल के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की फसल ये भी सही है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। इतना तो तय है कि असम की ब्रह्मपुत्र घाटी से चाय की खेती की क्या हो गई थी, शुरुआत होगी। चाय चाय दक्षिण में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी और इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पे की जाती है। ये भी आज सही है। नीलगिरी किसे कहते हैं, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में क्या हुआ, मिलते हैं। इसका सही जवाब है 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब क्या है, डी। इसका सही जवाब क्या है, डी, यानी चारों के चारों क्या है, सही जवाब। ये क्या है, चाय के बागान हैं पहाड़ी ढलानों पे। क्या हुआ, पहाड़ी ढलानों पे, ताकि जब बारिश होगा तो पानी ढुलते चला जाएगा नीचे, जड़ में नहीं लगेगा और फसल को पानी भी हो जाएगा। प्लांटेशन है तो रोपण कृषि। एक बार चाय की फसल जब ये तैयार हो जाता है तो कम से कम 5 साल तक फसल तो देता ही देता है, वरना उससे ज्यादा भी दे देता है। ये इंडिया का मैप है। इस मैप पे जो जो ग्रीन दिखाई दे रहा है ये चाय के उत्पादन क्षेत्र है। तो ये क्या है, उत्तराखंड हो गया, नहीं हिमाचल प्रदेश में भी चाय की खेती है। ये बिहार में तो नहीं होती है, लेकिन आप दार्जिलिंग वाला इलाके में जाइएगा तो दार्जिलिंग टी क्या है, ज्यादा फेमस है। पश्चिम बंगाल में, पूर्वोत्तर भारत में होता है। ये वाला नीलगिरी का क्या है, इलाका हो जाएगा जहाँ चाय की खेती होती है। तो चाय एक रोपण कृषि एकदम सही है। काली चाय की पत्तियां कैसे बनती हैं, फर्मेंटेड लीफ होती हैं। हरी चाय अनफर्मेंटेड लीफ होती है और चाय में कैफीन और टैनिन से भरपूर होता है, जो हल्का सा मादक द्रव्य है जो हमको रिलैक्सेशन महसूस करता है। क्या करता है, हमको रिलैक्स महसूस करता है, इसीलिए चाय की तलब होती है। इसका मूल स्थान उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्र में है। नहीं, अब ये पढ़ते समय बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है किस साल से हो, बट उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों से या चीन से ही चाय भारत आया था, ये हम सभी क्या हुआ जानते हैं। और चीन चाय की खेती के लिए फसल कैसी चाहिए, उष्णाद्र और उपोष्णाद्र। उष्णाद्र मतलब जहाँ गर्मी भी हो और नमी हो, उपोष्णाद्र मतलब जहाँ मौसम ज्यादा गर्म ना हो लेकिन उसमें क्या हो, नमी की मात्रा हो, उसमें क्या हो, नमी की मात्रा हो। चाय की फसल के लिए ऐसी चीजें चाहिए जहां जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। तो पहाड़ी ढलानों से बढ़िया और कौन सा जगह होगा। और भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी से क्या हुआ, शुरू हुई थी। और जो प्रमुख क्षेत्र है वो दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है, कूच बिहार है, नीलगिरी और इलायची की क्या है, पहाड़ियां। भारत भारत विश्व उत्पादन में अग्रणी है, किसका, चाय के मामले में। दुनिया में जितनी भी चाय का उत्पादन होता है उसका 28% उत्पादन क्या है, भारत में होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्या रखना है, ध्यान रखना है कि भारत अपनी चाय विश्व बाजार में व्यापार के लिए नहीं भेजता। क्यों, घरेलू खपत ज्यादा है। क्या है, घरेलू खपत ज्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित हुए हैं। तो कुछ रूस के सहयोग से,
कुछ जर्मनी के सहयोग से। तो इनमें से कौन सा इस्पात संयंत्र है जो रूस के सहयोग से बना है? किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से बना है। आप हमें फटाफट कमेंट कीजिए, इस्पात के लिए कौन सा अयस्क चाहिए? इस्पात बनाने के लिए कौन सा अयस्क चाहिए? इस्पात का मतलब स्टील, और इस्पात में क्या हुआ? जंग नहीं लगता है। ये भी ध्यान रखना है, इस्पात किसे कहते हैं और लोहा किसे कहते हैं? इस्पात किसे कहते हैं और लोहा किसे कहते हैं? इसका सही जवाब क्या है? सी। सी का मतलब हो गया 2 और 4, भिलाई और बोकारो। तो भिलाई और बोकारो जो है, भिलाई और बोकारो जो है, यानी सी, यानी भिलाई और बोकारो किसके सहयोग से बना है? रूस के सहयोग से बना है। क्या है? रूस के सहयोग से बना है। मैंने पूछा था लौह अयस्क कौन सा है, तो लौह अयस्क क्या है? हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है और सिडेराइट है। ये भी ध्यान रखना है कि लौह अयस्क कौन सा लौह अयस्क है जिससे इस्पात या आयरन बनता है। इस लौह अयस्क को इस भट्टी में क्या करते हैं? पिघलाते हैं, नहीं मेल्ट करते हैं, उसके बाद इस्पात का निर्माण होता है। ये मैप है जो हमको बतलाता है कि भारत में कहाँ कहाँ इस्पात है। यहाँ पे एक शब्द है सेल। क्या शब्द है? सेल। सेल का मतलब क्या है? जितनी भी सरकारी इस्पात कंपनियां हैं उन पे प्रबंधन का नियंत्रण किसका रहता है? सेल का। सेल का पूरा नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। क्या नाम होगा? स्टील अथॉरिटी इंडिया। ये भी अपने आप में सवाल है। इस सरकारी इस्पात कंपनियों पे किसका प्रबंधकीय नियंत्रण रहता है? तो किसका रहता है? सेल का। क्या है? भारत में कई नवरत्ना कंपनियां हैं, सेल, गेल, भेल। क्या नाम है? भेली खाएगा? भेली, भेला कि ढेला? एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस्पात संयंत्र यानी स्टील फैक्ट्री लगाने के लिए कुछ प्राथमिक चीजों की क्या हुआ? आवश्यकता पड़ती है। स्टील प्लांट वहीं लगाए जाते हैं जहां आसपास ढेर सारा कोयला हो, लौह अयस्क हो, चूना पत्थर हो और बिजली और पानी की भी व्यवस्था हो। क्या हो? बिजली और पानी की व्यवस्था। अगर आप अपना सिलेक्शन कंफर्म करना चाहते हैं, जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है बहुत शानदार एक्सप्लेनेशन है कि किस इस्पात कंपनी को किस संयंत्र से बिजली मिलती है, किस नदी से पानी मिलती है और किस खादान से लौह अयस्क मिलता है। इस एक सवाल में कम से कम 50 सवाल का रिवीजन क्या होगा? आपका हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना है। तो किसके सहयोग से बना है? जर्मनी के सहयोग से बना है। और किस राज्य में है राउरकेला? उड़ीसा। और उड़ीसा के किधर? सुंदरगढ़ जिले में क्या है? स्थापित है। इस संयंत्र को कोयला कहाँ से मिलता है? तो झारखंड के झरिया से, और लौह अयस्क सुंदरगढ़ और केंद्रुझर से क्या होता है? प्राप्त होता है। ये भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि राउरकेला इस्पात संयंत्र को यानी फैक्ट्री को कहाँ से कोयला या लौह अयस्क मिलता है? जल स्रोतों की बात करें तो कोयल और शंख नदियों से इस संयंत्र को पानी मिलता है, और बिजली हीराकुंड परियोजना से। हीराकुंड परियोजना मतलब सस्ती पन बिजली क्या हुआ? इस फैक्ट्री को मिलेगा। हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है? महानदी पे। और ये परियोजना कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। पक्का? पक्का डन करो। खूबसूरत लड़की कह रही है तो मान लेते, नहीं तो नहीं मानते भाई। ठीक है ना? हाँ। अगला संयंत्र है भिलाई। तो भिलाई किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। कहाँ? छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से। क्या हुआ? छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से। लौह अयस्क कहाँ से मिलता है? डल्ली राजहरा खानों से मिलता है। कोयला कोरबा और करगाली से मिलता है। और जल स्रोत कहाँ से मिलता है? तंदुला बांध से। और विद्युत कोरबा ताप विद्युत गृह से क्या हुआ? इसको बिजली मिलती है। तो ये सारे जो एक्सप्लेनेशन है टेलीग्राम चैनल पे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या अपना वीडियो पॉज करके अपना नोट्स भी क्या हुआ? बना सकते हैं। अगला दुर्गापुर है। तो दुर्गापुर के मामले में देखिएगा, यह यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के सहयोग से बना है। और कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। लॉएक्स नोआमड्डी और कोयला रानीगंज और झरिया से प्राप्त होता है। और जल और विद्युत शक्ति किससे प्राप्त होता है? डीवीसी, दामोदर घाटी निगम कॉरपोरेशन या निगम। आजाद भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का नाम क्या है? डीवीसी। क्या नाम है? डीवीसी। अगला है
बोकारो स्टील फैक्ट्री जो पहले बिहार में था आजकल क्या है झारखंड में, और किसके सहयोग से बना है, रूस के सहयोग से क्या हुआ बना है। और राउरकेला के साथ लौह आयुक्त साझा करता है और राउरकेला के लिए वापसी कोयला भेजता है। कच्चे माल 350 किलोमीटर के भीतर से क्या होता है प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन क्या था, ये जो इस्पात फैक्ट्री है वो किस राज्य में है या किसके सहयोग से बना है, इनमें से कौन सी इस्पात फैक्ट्री है जो रूस के सहयोग से बना था। एक छोटा सा सवाल है, भारत में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई में कब हुई, तो कब हुई 51 में। तो भारत में पहली आधुनिक सूती मिल कहाँ हुई, बम्बई में। और इसको कपास कहाँ से मिलता है, गुजरात तो महाराष्ट्र है। सूती वस्त्र किससे बनेंगे, धागों से, धागों से बिनाई होगी। और धागा किससे बनता है, कपास से। और कपास की खेती कहाँ होती है, काली कपासी मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी में कपास खेती। इसको व्यापारिक सुविधा, अनुकूल जलवायु और सस्ते श्रम की भी क्या है सुविधा उपलब्ध है।